दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य के इंटर कॉलेजों में और राज्य की बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्तियां आई हुई हैं। 22 दिसंबर से इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 18 जनवरी 2021 है। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं कुल मिलाकर के 20 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु बताऊंगा जो आवेदन फॉर्म भरने से लेकर के आपका फाइनल सिलेक्शन तक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन 20 बिंदुओं को आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए अगर आप इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैं चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप जानते हैं तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया हुआ है, उसका ये एक सेक्शन नंबर 13 है। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। अधिकतर जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इसी से संबंधित आते हैं। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और बाद में सीधा कमेंट कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा अच्छे से। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी आपकी ये कह सकते हैं कि ना जानकारी के अभाव में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को आपको फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म में कुछ भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको 5 वर्षों तक प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। आने वाली किसी भी भर्ती में फिर 5 साल तक नहीं बैठ पाएंगे। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग ना दीजिएगा फॉर्म में। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और वो जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अपनी रिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म भरें, उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अदर्स को, यानी उत्तर प्रदेश के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। और फॉर्म भरते समय आपको जो श्रेणी है, आपकी उप श्रेणी है, डोमिसाइल है, लिंग है, जन्मतिथि है, नाम पता है, ये बिल्कुल आपको सही से भरना है। और इसमें आप लोगों को अगर आवेदन फॉर्म संशोधित करना है तो इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उसी लास्ट डेट तक आप लोग एक बार फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। दोबारा आपको कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप आवेदन पत्र में अपूर्ण चीज़ें भरते हैं या कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाता है तो फिर बाद में उनको लोक सेवा आयोग बिना किसी कारण के निरस्त कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हाई स्कूल में जन्मतिथि को लेकर के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जन्मतिथि में डिफरेंस होता है, हाई स्कूल में दूसरी है, इंटर में दूसरी है, या बीए में दूसरी है, या बीएड में दूसरी है। तो यहाँ पर बोला गया जो आप लोग फॉर्म भरें, फॉर्म वो आप लोग हाई स्कूल की जन्मतिथि के अनुसार ही भरें। आपकी हाई स्कूल की जन्मतिथि ही मानी जाएगी। अगर आपने इंटर की जन्मतिथि भर दी और हाई स्कूल में आपकी दूसरी जन्मतिथि है तो फिर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपकी डिफरेंस है डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में तो आप लोगों को हाई स्कूल के अनुसार ही भरना है। और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट यहाँ पर है मुख्य परीक्षा को लेकर के लिखा है, मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में किए गए दावे की पुष्टि के लिए जो प्रमाण पत्र हैं, जो उनकी उपाधि है, स्व प्रमाणित करके इनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट यहाँ पर बोला गया दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर के लिखा है, समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और ये जो धाराएं दी गई इसमें से जो भी इनके है सक्षम अधिकारी से जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो मान्य किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसका जो सर्टिफिकेट का प्रारूप है किस प्रारूप में होना चाहिए नोटिफिकेशन पर दिए गए, इनको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है
वो है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए। लिखा है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। जो एक्स सर्विसमैन हैं वो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है यानी 18 जनवरी तक आप लोगों को भूतपूर्व सैनिक मतलब इनका जो सेवा है उससे मुक्त होना जरूरी है। ठीक है। 7वां पॉइंट है परीक्षा के बारे में। लिखा है परीक्षा की तिथि, परीक्षा के केंद्र, इसकी जो सूचना है आप लोगों को बाद में दी जाएगी। अभी परीक्षा की केंद्र के बारे में कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि लखनऊ और प्रयागराज 2 जगह परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये इसी नोटिफिकेशन में उल्लेख है। और भविष्य में आवेदनों की संख्या को देखते हुए इसकी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, एग्ज़ाम सिटी हैं, वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट जहाँ पर जो है वो है उन अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया है जो विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी अगर फॉर्म भर देते हैं तो उनको अनर्ह माना जाएगा। जैसे कि कोई अभ्यर्थी है, आज उसका एमए कंप्लीट नहीं है और एपियरिंग में है, फाइनल ईयर में है, और वो फॉर्म भर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एपियरिंग के जो भी छात्र हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रारूप न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न होने, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि होने पर या अन्य चीज़ों पर जो भी हैं, या आवेदन फॉर्म में अपने साइन वगैरह नहीं किया हुआ है तो आवेदन पत्र आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो फॉर्म है उसको आप लोग कंप्लीटली अच्छे तरीके से भरिएगा। आज शाम तक एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे जो अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। 10वां पॉइंट यहाँ पर ये बताया है कि लोक सेवा आयोग ने कि आयोग आवेदन पत्र की सरसरी तौर पर शुरुआत में जांच करेगा। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने गलती की है या त्रुटिवश फॉर्म भरा है, शुरुआत में उसका आवेदन पत्र मान्य कर दिया जाता है, लेकिन बाद में ये पाया जाता है कि ये अभ्यर्थी जो इसके लिए पात्र ही नहीं, प्रारंभिक स्तर पर ही पात्र नहीं था, तो भले ही उसकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई हो या मुख्य परीक्षा में चयन हो गया, मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन बाद में उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई है। ठीक है। 11वां पॉइंट है यहाँ पर कि परीक्षा भवन में यानी एग्जाम रूम में आपको नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, इस अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। ठीक है। 12वां जो पॉइंट है वो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भविष्य में अगर आप कभी लोक सेवा आयोग में पत्राचार करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जैसे आरटीआई वगैरह के जरिए, तो आपको यहाँ पर बोला गया पत्राचार में आपको परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, अनुक्रमांक, इन चीज़ों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है। 13वां पॉइंट यह बोला गया कि नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यानी आपका चयन तभी होगा जब आप यहाँ पर मेडिकली फिट होंगे। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा देना पड़ेगा। ठीक है। 14वां पॉइंट यहाँ पर है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कि प्रारंभिक परीक्षा में वही अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे जो कम से कम 35% नंबर लेकर के आएंगे। 35% SC ST के लिए बोला गया है और जनरल और अदर के लिए 40% है। और जो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे 35-40%, उनमें से प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। यानी वैकेंसी के सापेक्ष में 13 गुने। जैसे मान लीजिए किसी विषय में, मान लीजिए कोई एक विषय है उसमें 100 वैकेंसी है तो 1300 अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, 13 गुना अभ्यर्थी। ठीक है। 15वां पॉइंट ये बोला गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो आरकारी परीक्षा के या पद की अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस परीक्षा में आवेदन ना करें क्योंकि वे पात्र नहीं है। यहाँ पर एपियरिंग कैंडिडेट के बारे में बोला गया है कि जो अभ्यर्थी एपियरिंग में है यानी MA फाइनल ईयर में, MSc फाइनल ईयर में, जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है, इसलिए वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन ना करें। ठीक है। तो अगर आप भी एपियरिंग में हैं और आपका जो रिजल्ट है वो 18 जनवरी के पहले पहले आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं।
ठीक है। अन्यथा 18 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट आता है तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आप पात्र नहीं हैं, आप फिर इसमें आवेदन ना करिएगा। 16वां पॉइंट है OMR को लेकर के। यहाँ पर बताया गया कि जब आपकी परीक्षा होगी OMR में आपको केवल काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है, पेंसिल का या अन्य कलर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। 17वां पॉइंट यहाँ पर OMR सीट भरने को लेकर के लिखा है, OMR सीट में जो प्रविष्टियां हैं, जो एंट्रीज हैं, बिल्कुल सही भरें, इनको छोड़ें नहीं, इनमें कोई कटिंग वकटिंग ना करें, ठीक है। नहीं तो आपकी फिर OMR सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और आपको OMR सीट में यानी एग्जाम रूम में जो आपको OMR सीट मिलती है उसमें वाइटनर, ब्लेड, रबर का प्रयोग आपको नहीं करना है। दोस्तों देखने में बड़ी भले गलतियां छोटी छोटी आपको लग रही हों, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया जाता है वाइटनर ब्लेड के चक्कर में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग ये चीज़ें ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी इसमें पॉइंट्स हैं, जो विशेष बिंदु हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलें 18वां पॉइंट पे बोला गया है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर 2 प्रतियाँ होंगी OMR सीट की। पहली होगी ओरिजिनल प्रति, दूसरी होगी कैंडिडेट प्रति। ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पर जमा कर देना है और जो कैंडिडेट कॉपी है उसको अपना लेकर के घर आ सकते हैं। 19वां पॉइंट यहाँ पर यह बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1/3 अंक आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पर रखी गई है। और 20वां पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि SC ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क 35% है, और अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो पासिंग मार्क है वो 40% है, ठीक है। और ये पासिंग मार्क आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको 40% कम से कम लाना होगा और मुख्य परीक्षा में भी 40% अंक लेकर के आना होगा। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये 40 अंक नहीं, 40% अंक है, ठीक है। जैसे कोई पूर्णांक 300 नंबर का है तो इसका मतलब 40% आपका बनेगा, 120 अंक आपको कम से कम लेकर के आना होगा 300 के पूर्णांक में। इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा जो परीक्षा जिस हिसाब से जितना उसमें पूर्णांक हो, ठीक है। कम से कम इतना आप नंबर लेकर के आएंगे तभी आपका चयन मेरिट में किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ अंत में और आपको और बता दूँ कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, 35-40% जो कैटेगरी के अनुसार है वो लाना होगा। और अगर आपका 13 गुना अभ्यर्थियों के चयन में नाम आ जाता है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के जो नंबर हैं आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपको मेंस में बैठने के लिए एक तरीके से है, एंट्री दिलाने के लिए है। जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 20 पॉइंट थे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित, इसके सिलेबस से संबंधित कोई भी प्रश्न है जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। हमारे चैनल पर जाएंगे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और सिलेबस का पूरा वीडियो मिल जाएगा। उन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दिए गए हैं, उनको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।